बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को डिस्कस करने लगे हैं कि हाउ टू मैनेज इट और डायग्नोसिस कैसे करना है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आता है जब भी पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो इंसिडेंस है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि असल में क्या होता है कि इंसुलिन उसके अंदर एब्सोल्युटली एब्सेंट होती है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर पैथोफिज़ को मैं साथ ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि जब इंसुलिन बॉडी में डेफिशिएंट होती है तो वो एनाबॉलिक हार्मोन था, तो कैटाबॉलिज्म में बॉडी चली जाती है। होता क्या है कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रेज्ड हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज कम है, क्योंकि सेल के अंदर तो ग्लूकोज जा नहीं रही। अब आपको पता होना चाहिए काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में एपिनेफ्रीन आती है, ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं, कॉर्टिसोल आता है और थायराइड आते हैं। ये सारे बेसिकली एंटी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रेज कर देते हैं। ग्लूकोज जब उसके लेवल बॉडी में रेज होते हैं, क्योंकि एक तो ये स्टेट बन रही है कि इंसुलिन कम है, सेल ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बॉडी में ग्लूकोज आ ही नहीं रही। दूसरी तरफ क्या होगा, जब इंसुलिन कम होती है तो लाइपोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि जब इंसुलिन कम थी तो प्रोटीन्स की भी कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोटीन से अब कैटाबॉलिज्म होता है तो एलानिन अमाइनो एसिड बनता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जाता है, ग्लूकोज सोर्स ज़्यादा रेज होते हैं। अगर आप अपने जहन में इस वक्त पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, लाइपोलिसिस से कीटोन्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लूकोज के लेवल रेज हो रहे हैं। आइदर फ्रॉम द बेसिकली क्या हो रहा है कि एंटी जो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो लेवल रेज हो रहे हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, और साथ साथ हमारे पास जो है प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म है। ग्लूकोज जब ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ग्लूकोज रीनल थ्रेशोल्ड से रेज हो जाएगा। जब रीनल थ्रेशोल्ड से ग्लूकोज रेज होगा, वो ग्लूकोज ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस से क्या नुकसान होगा, एक तो बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी, दूसरी बात क्या होगी कि बॉडी डिहाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आप अपने जहन में बाकी आपको पता होना चाहिए कि पैथोफिज़ का एक पार्ट है कि बेसिकली जब बॉडी के अंदर यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ पेशेंट जा रहा होता है तो फिक्स एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब लैक्टिक एसिड जिनको बॉडी एलिमिनेट नहीं कर सकती, उन्हें फिक्स एसिड कहा जाता है। उन फिक्स एसिड का नुकसान ये होता है कि वो इरिटेट करते हैं वेगस को भी, नाज़िया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का। ब्रीदिंग सेंटर जो कीमो रिसेप्टर जोन होता है उसको जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं तो कुछ मोल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके पास जो पिक्चर ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि 3 आपने रीअरेंजमेंट याद रखनी है। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से हो रही है मेनली, बाकी नाज़िया वॉमिटिंग हाइपरवेंटिलेशन की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रही है। तीसरी चीज़ आपके पास कीटोन्स हैं। तो क्या क्या चीज़ें होगी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कीटोन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो कीटोन्स हैं ये ड्रिवन है बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी बेसिकली, उसकी वजह से। तो ये तो करेक्ट हो जाएंगे जब आप इंसुलिन देंगे, लेकिन ये लास्ट थिंग टू रिकवर ऑन द लैब्स होती है। वैसे जब हम लैब्स करवाते हैं तो ये आपने इससे फूल नहीं होना, तो ये तो लास्ट पे रिकवर होते हैं। ग्लूकोज रैपिडली रिकवर हो जाती है। उसके बाद ग्लूकोज भी जाहिर सी बात है इंसुलिन डिपेंडेंट, आपने इंसुलिन पेशेंट को दी वो ठीक हो जाएंगी। अब आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज हैं और जो डिहाइड्रेशन थी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको डिहाइड्रेशन के तो फ्लूइड्स लगाने पड़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट को लगाने पड़ेंगे। सो इसको अगर आप अपने जहन में रखें तो 3 चीज़ें अपने जहन में होनी चाहिए। एक तो आपके पास डिहाइड्रेशन, उसके लिए आपने पेशेंट को फ्लूइड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पोटेशियम लगाना है। और तीसरी चीज़ आपके पास कीटोन्स थी, उसके लिए आपने इंसुलिन लगानी है। सो अगर आप अपने जहन में पैथोफिज़ को रखोगे 3 चीज़ें और 3 ट्रीटमेंट है, बाकी जाहिर सी बात है जो डोजेज होती है वो वेरी करती है। फिर आपको नॉर्मल सलाइन का फार्मूला आना चाहिए कि किस अंदाज में उसको लगाना है। और फिर इसी तरह ये याद रखना है कि अगर आपने हाइपरग्लाइसीमिया रैपिडली रिवर्स कर दिया तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे। उसका एक एडवर्स इफेक्ट ये होगा कि आपके ब्रेन के अंदर सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा। इसीलिए लिखा जाता है कि अगर आप पेशेंट को बोलस दे भी रहे हो तो साथ आपने मैनिटोल का रखना है, 1 ग्राम पर किलोग्राम कुछ आपने तैयार रखना है, ताकि हो सकता है कि अगर पेशेंट सेरेब्रल एडीमा में जाता है आपको वो इन्फ्यूज़ करना पड़े। तो सेरेब्रल एडीमा को देखेंगे आप कैसे, आपको पेशेंट का ड्राउजीनेस होगा, डिटोरेशन हो जाएगी स्टेट की। दूसरी बात, आप जब उसकी चेक करेंगे फंडस को तो आपको पैपिलर एडीमा या कुशिंग ट्राइएड जो होता है जिसमें आपके पास हाई ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट और उसके साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, हेडेक, ये चीज़ें अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुशिंग आपके पास ट्राइएड अपीयर हो रहा होता है जब पेशेंट सेरेब्रल एडीमा की तरफ जाएगा, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की पिक्चर आएगी। सो नटशेल में यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको 3 चीज़ें पता हो, डिहाइड्रेशन,
कीटोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, तीनों को आपने ट्रीट करना है। आपको एडवर्स उसके बाद ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन पता चाहिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट ज़्यादातर म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रोन होते हैं। बाकी उसके बाद जब भी आपको पता डिहाइड्रेशन होती है उसके आप कॉम्प्लिकेशंस लिख सकते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पेशेंट को हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है। तो ये सारी की सारी स्टेट्स हमारे पास हो सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।